हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाबली शाका की जन्नत महल। कोसीमा के बिहड़ों से बाहर की एक दुनिया है, और उस दुनिया में वहाँ क्या है, इस बारे में शायद कोई भी विश्वसनीय ढंग से कुछ नहीं कह सकता। कोसीमा के बिहड़ों में भी ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में ना तो यहाँ के आदिवासी कुछ जानते हैं और ना महाबली शाखों को ही पूरी तरह से मालूम है कि बिहड़ों के बहुत अंदर, जहाँ न कभी सूरज की रोशनी पहुँचती है और न चंद्रमा की शीतल किरणें पहुँचती हैं, वहाँ कब क्या परिवर्तन होते रहते हैं। महाबली शाखा जानता है कि बीहड़ के उन हिस्सों में इंसान जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ तक कभी कोई इंसान नहीं पहुँच सकता। ऐसे ही कुछ हिस्से बाहरी दुनिया में भी हैं, जहाँ इंसान तो हैं पर वहाँ विश्व की आधुनिक सभ्यता अब तक नहीं पहुँच सकी। बहुत दूर दराज के अज्ञात इलाकों में अब भी 10वीं शताब्दी का जीवन है। यही रहन सहन है, और वही राजा और उनके वही पुराने क्रूर आदेश हैं। एक है ऐसे ही स्थान से जो बाहरी दुनिया से प्रत्यक्ष में कटा हुआ था, एक छोटी नाव चली। उसमें एक लड़की सवार थी। वह लड़की और उसकी छोटी नाव ईश्वर के भरोसे थी, क्योंकि उस नाव में ना तो चप्पू थे जो नाव को किसी निश्चित दिशा में ले जा सके, और ना ही नाव में बैठी लड़की के लिए खाने का कुछ सामान था जिसे खाकर वह जीवित रह सके। वह छोटी नाव समुद्र की लहरों पर उछलती कूदती किसी अज्ञात दिशा में जा रही थी। लड़की लाचारी से अपने और अपनी नाव के जीवन का अंत होने की प्रतीक्षा कर रही थी, जो किसी भी पल हो सकता था। कोई भी लहर नाव को उलट सकती थी। 4 दिन बाद भूख प्यास से बेहाल होकर लड़की बेहोश हो गई। अगले 3 दिन बाद वह नाव बहती हुई कोसीमा के तट से गुजरी तो मटांगू जाति के मछेरों ने उसे देख लिया। अरे देखो, एक छोटी सी नाव, उसमें चप्पू भी नहीं है, कोई सवारी भी नहीं है। चलो उसे पकड़ लो। एक नाव उस छोटी नाव की ओर बढ़ चली। अरे इसमें तो एक लड़की है, सफ़ेद लड़की, पता नहीं कौन है। बाद में डॉक्टर वरदान के अस्पताल में। ये कहाँ से मिली तुम्हें? एक छोटी नाव में, पर पता नहीं कहाँ से आई है ये। लगता है कई दिनों से इसने ना कुछ खाया है ना पिया है। इसे अंदर ले चलो। मैं कोशिश करूँगा कि ये बच जाए। अब तुम सब जाओ, और साबी तुम यहीं रहना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। मछेरे जब लौट रहे थे, देखो कौन आ रहा है। देवता पुत्र महाबली शाका, नागपुत्र। आज तुम लोग क्या डॉक्टर वरदान के अस्पताल में मछलियाँ पकड़ने आए थे? नहीं नागपुत्र। वह मजाक भी कर लेता है। एक छोटी नाव कहीं दूर से आई, उसमें एक लड़की थी। डॉक्टर वरदान कहते हैं कई दिन से उस लड़की ने कुछ नहीं खाया था। शायद वह मर जाएगी, पर नाग देवता शायद उसे बचा लें। उस लड़की को यहाँ पहुँचाकर तुमने एक नेक काम किया है। वह खुश है, हमने एक नेक काम किया है। अरे शाका, क्या ये देखने आया कि तुम्हारा ये बूढ़ा डॉक्टर मर तो नहीं गया? नहीं डॉक्टर वरदान, आपकी उम्र 1000 वर्ष है। तुम शायद एक यही झूठ बोलते हो कि मैं 1000 वर्ष तक जिंदा रहूँगा। अच्छा ये बताओ कैसे आ गए? ये पूछने कि कल मैं शहर जा रहा हूँ, आपको कुछ मंगाना तो नहीं है? हाँ, मैंने सामान की लिस्ट बना रखी है। साबी वह लिस्ट ले आओ। अभी आई डॉक्टर साहब। और ये कौन है डॉक्टर वरदान? जब तक इसे होश नहीं आता तब तक तो मैं यही बता सकता हूँ कि ये एक लड़की है। ऐसा लगता है जिसे नाव में ये म... नाव में मछेरों को मिली है, जिसमें ये 5-6 दिन पहले सवार हुई थी, और तब से अब तक इसने ना कुछ खाया है ना पिया है। अभी क्या कहा जा सकता, कब तक आएगा उसे होश? अभी क्या कहा जा सकता है, बस अब उपचार शुरू कर रहा हूँ। महाबली, यह है सामान की लिस्ट। बहुत अच्छा। अगले दिन शहर में सफ़र के दौरान। ये तस्वीर शायद उसी की है। करोड़पति की बेटी अब तक लापता। 15 दिन पहले दिन दहाड़े हुकूमत राय की बेटी का अपहरण हुआ। उसका नाम ऋचा राय है। तो वह लड़की जो डॉक्टर वरदान के अस्पताल में, वह यही है। इसी प्रकार वह अपहरणकर्ताओं से चंगुल से छूट कर छोटी नाव में सवार हो गई। समुद्र की रेलें उस नाव को बहाकर कोसीमा के तट पर ले आईं। शाका को शहर में अभी कई काम थे, लेकिन उन सब कामों को छोड़कर शाका वापस लौट आया। लड़की कैसी है डॉक्टर वरदान? वह अब ठीक है, पर बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही है। शायद किसी भारी सदमे से उसका दिमाग चल गया है। आप ठीक कहते हैं, उसे भारी सदमा पहुंचा है। मैं उससे बात करूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे तुम सबसे नफरत है। तुम जल्लाद हो, वहशी दरिंदे हो तुम। पर तुम अभी नहीं जाओगी। शांत रहो ऋचा। अब तुम उन लोगों के बीच नहीं जो तुम्हें उठा ले गए थे। ऋचा, कैसे पता लगा लिया इसका नाम? इसके लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी छिपा नहीं रह सकता इससे। मैं जानता हूँ तुम हुकूमत राय की बेटी हो। 15 दिन पहले कुछ बदमाशों ने तुम्हारा अपहरण किया। तुम हमें एक छोटी नाव में मिली हो।
हाँ हाँ, याद आया। मैं भाग निकली थी वहाँ से। पता नहीं कौन सी जगह थी वह। वहाँ का मालिक बड़ा क्रूर था। मैंने उसकी क्रूरता अपनी आंखों से देखी है। वहाँ अब भी गुलाम बिकते हैं। जो लड़की मालिक का आदेश नहीं मानती उसे शेर के पिंजरे में डाल दिया जाता है। हत्यारे, खूनियों, मेरे पिता का नाम सेठ हुकूमत राय है। वह तुम्हें फांसी पर चढ़वा देंगे। तुम्हारे सारे काम गैरकानूनी और अमानवीय हैं। अमानवीय? पर है। क्या कहा तुमने? तुम्हारा बाप हुकूमत राय है? बहुत खूब। अब हुकूमत राय की लगान मेरे हाथ में है। अब उसके जहाज मेरे टापू से माल ढोएंगे और बाहर का माल यहाँ पहुँचाएंगे। सिपाहियों, इसे ले जाओ। देखो, इसे तकलीफ ना देना। ये मेरे लिए सोने की खान से कम नहीं है। तुम ब्लैकमेल करोगे मेरे पिता को? उस उस्ताद के सिपाही मुझे किसी अज्ञात स्थान की ओर ले गए। मुझे एक घोड़े पर बांधा हुआ था और वह रास्ता जंगल में से गुजरता था। अचानक सामने एक शेर आ गया। घोड़े बेकाबू हो गए। मैं जिस घोड़े पर सवार थी वो बिछड़ गया। वह घोड़ा मुझे समुद्र के किनारे ले आया। वहाँ किनारे पर एक नाव देखकर मैं घोड़े से उतर गई और उस नाव में चप्पू नहीं थे। लेकिन चप्पुओं की मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मुझे किस ओर जाना है। मेरे लिए सारी दिशाएं एक समान थी। मैं सिर्फ उस किले से दूर भाग जाना चाहती थी जिसमें इंसानी खाल में छिपे दरिंदों का विकास था। महाबली शाखा ने जहाज के कप्तान से बात की। आपका जहाज जन्नत महल टापू पर जाता है? क्या आप वहाँ के बारे में कुछ बता सकते हैं? सिर्फ इतना कि हम अपने जहाज को जन्नत महल के बंदरगाह पर नहीं ले जाते। क्यों? हमारी कंपनी के मालिक हुकूमत राय का यही आदेश है। वहाँ की सवारियों को हम बोट द्वारा बंदरगाह पर पहुँचा देते हैं। सुना जाता है कि उस टापू का राजा अवैध व्यापार करता है, इसलिए वहाँ का कोई सामान ना तो हम बाहर से लाते हैं ना यहाँ से उठाते हैं। हाँ, यात्रियों को जिनके पास कोई व्यापारिक सामान नहीं होता उन्हें हम यहाँ ले आते हैं और यहाँ से ले भी जाते हैं। और फिर वह जहाज जन्नत महल से 2 नॉट की दूरी पर रुक गया। जन्नत महल जाने वाले शाका सहित कुल 5 आदमी थे जिन्हें बोट में सवार होने का आदेश मिला था। खबर मिली है कि इस बार जन्नत महल में अच्छा माल आया है। हमें भी यही खबर मिली है। तुम कैसे चुप हो गए महाशय? मैं यहाँ कुछ खरीदने या बेचने नहीं आया। तो फिर मौज लूटने आए हो? मैं उस महल में ये देखने जा रहा हूँ कि वहाँ जिसके हुक्म गुलामों की बिक्री होती है, खुद उसकी अपनी कीमत क्या है। वहाँ मुद्रा के रूप में डॉलर का प्रचलन था, लेकिन भुगतान किसी भी देश की मुद्रा में किया जा सकता था। आपका परिचय पत्र? परिचय पत्र की जांच कराएं। नया बना दो। नया परिचय पत्र ऐसे नहीं बनता। उसके लिए 2 ऐसे गवाह लाओ जिनका परिचय पत्र बना हुआ हो। तब तो मजबूरी है। ये मेरा परिचय पत्र है। इसके लिए किसी गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आईने में शक्ल देखकर खुद ही जांच कर लेना। डिशुम आ! पास खड़े सिपाहियों ने अपनी स्टेन गनें अभी संभाली भी नहीं थी कि ठाक टिशू। कुछ देर बाद कहाँ गया वह? गायब जिन था। घूसा था या हथौड़ा? और तुम्हारे चेहरे पर ये निशान? तुम्हारे चेहरे पर भी है। हम तीनों के चेहरे पर है। उफ नहीं, वह आ गया। नागपुत्र महाबली शाका, बुराई का दुश्मन। बुराई करने वालों की मौत वह किसी को नहीं बख्शेगा। मूर्ख, किसकी बात कर रहे हो तुम? उसी की जिसका निशान हम तीनों के चेहरों पर छप गया है। लोक कथाओं में उसका जिक्र है। वह नाग देवता का बेटा है। वह किसी से पराजित नहीं होता। वह पागल हो गया है। तुम फ़ोन पर किलेदार को बता दो एक अजनबी महल में घुसा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जनाब। सीमा चौकी से खबर आई है कि एक लंबा तगड़ा आदमी महल में घुसा है। उसे खोजो, ख़त्म कर दो। बहुत अच्छा जनाब। सीमा चौकी के रक्षक ने फ़ोन पर यह भी तो बताया है कि वह घूंसा मारता है तो नाक का चिन्ह छप जाता है। नाक चिन्ह सुना तो है। खैर, होगा कुछ। महल के सिपाहियों को स्टेन गनों के आगे उसके घूंसे नहीं चल पाएंगे। एक लंबे तगड़े आदमी को खोजना है। कम से कम कितना लंबा और कितना तगड़ा होना चाहिए? मजाक मत करो, मामला गंभीर लगता है। अरे, खिड़की खुली हुई है और ये लंबे पेड़ हैं। मामला सच में गंभीर लगता है। ये कैसा निशान है? मैं पहचानता हूँ। शायद ये बहुत बुरा निशान है। उनमें से एक वापस किलेदार के पास आया। जनाब, राजमहल के द्वार के दोनों रक्षक बेहोश हैं। खिड़की खुली हुई है। बेहोश रक्षकों के जबड़ों पर नाग चिन्ह छपा हुआ है। नाग चिन्ह? तुम जाओ और महल में जितने भी गनमैन हैं सबको सावधान कर दो। जो हुक्म। गनमैन दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, टिशुम! आए, क्या हुआ? कौन? मैं हूं आपका सेवक। किलेदार ने फुर्ती से अपने रिवॉल्वर की ओर हाथ बढ़ाया। बीहड़वासी कहते हैं कि महाबली शाखा आसमानी बिजली की तरह झपटता है। खटाक! कौन हो तुम? हथौड़ा मारा था क्या? कोई नया सवाल करो, ये सब पुराने हो चुके। मुझे राजभवन के द्वार पर तैनात गनमैनों ने बताया था कि राजभवन में गुप्त रास्ते और गुप्त तहखाने, जिनका राज तुम जानते हो। चाबियां भी हैं तुम्हारे पास। गलत बताया उन्होंने। अब सही बताया है। शाबाश, मुझे सारे गुप्त रास्ते और तहखानों के बारे में बता दो। चाबियों का गुच्छा भी दे दो। मैं जल्दी वापस लौटूंगा किलेदार साहब।
महाबली शाखा के चले जाने के बाद, अरे मैं ये देखने आया था कि शफीक किलेदार का आदेश लेकर क्यों नहीं लौटा। यहाँ तो दरवाज़ा ही बंद मिला। डरते डरते उसने दरवाज़ा खोला। आई, इन्हें तो फर्श पर सीधे खड़े होना चाहिए था, उल्टे कैसे हो गए। मूर्ख, देख क्या रहा है, नीचे उतार मुझे। अच्छा जनाब। और फिर वह बदमाश कहाँ होगा, अब मुझे पता है। सावधान रहना, वह अब आगे मिलेगा, हम उसे भून देंगे। हाँ, कोशिश तो करनी चाहिए तुम्हें, पर मैं तुम्हें ऐसा अवसर दूंगा तब ना। लीजिए किलेदार साहब, वह दरवाज़ा खोलिए, अब मैं तसल्ली से काम कर सकूंगा। शाखा के बाद राजभवन की गुप्त सुरंगों के दरवाज़ों और उन तहखानों की चाबियां थीं जहां दूर दराज के इलाकों से पकड़ के लाए गए औरतों और मर्दों को वहां कैद किया हुआ था, जिन्हें बाजारों में बिक्री के लिए भेजा जाता था। हैं, ये कौन है? ये तो कोई जंगली है। नहीं, लुटेरा है, देखो चाकू और रिवॉल्वर है उसके पास। दरवाज़ा खुला है, अब तुम आज़ाद हो। आज़ाद मतलब अब हमें इस कैद खाने से आज़ादी मिल रही है ताकि बाजार में हमारी बोली लगाई जा सके? नहीं, तुम सब आज़ाद हो, लेकिन तुम अभी मेरे साथ रहो। मैं बाकी तहखाने के कैदियों को भी आज़ाद कर दूं ताकि तुम सब मिलकर इस किले के क्रूर रक्षकों का मुकाबला कर सको। तुम कौन हो? तुम्हारा पहनावा ऐसा क्यों है? तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? मैं तुम्हारा उन सबका मददगार हूँ जो जुल्म और अन्याय की धमकी चक्की में पिस रहा हो। अब देर मत करो, मेरे साथ चलो, अभी बहुत काम बाकी है। और फिर वह सुरंगें जहाँ आज से पहले सदा मंच और आतंक का साम्राज्य था, जहाँ कैदी फुसफुसाते हुए भी डरते थे, अब वहाँ भयंकर शोर था। तहखाने में बंद गमगीन चेहरे सुरंगों में फैलकर खुशी से चीखने चिल्लाने लगे थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि उनका रहस्यमय मददगार उन्हें मुक्ति दिला देगा। राजा को तालाब में फेंक देंगे, महल की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम आज़ाद हैं। एक तहखाने में 40 औरतें मिली। अनोखा मददगार जिसे कोई लालच नहीं। वहाँ एक फांसी घर भी था। विद्रोही कैदियों को सब कैदियों के सामने फांसी पर चढ़ाया जाता था ताकि बाकी कैदियों का अक्ल आ जाए। यहाँ अनगिनत बेकसूरों को फांसी दी गई होगी। एक तालाब भी था जिसमें खौफनाक मगरमच्छ भरे रहते थे, और पिंजरा भी था जिसमें एक भूखा शेर बंद था। वो शेर और ये तालाब के मगरमच्छ अब तक न जाने कितने इंसानों को चट कर चुके होंगे। फिर उसने सब कैदियों को एक सुरंग में इकट्ठा किया और कहा, अभी तुम सब इस सुरंग में रहोगे। बाहर सशस्त्र पहरेदार हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा उनसे टकराव हो और तुम्हें नुकसान पहुंचे। यहाँ से मैं अकेला बाहर जाऊंगा और सब कुछ ठीक करके सुरंग का दरवाज़ा खोलूंगा। असंभव, यह अकेला कैसे पराजित कर देगा महल के रक्षकों को? इधर महल की रंगशाला में, राजा साहब मुझे नर्तकी पसंद है, बोलो क्या लोगे इसका? तो बोली शुरू की जाए। सब्र करो शेख, यहाँ और भी मेहमान हैं जिन्हें यह पसंद है। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा माल उसी का होगा। तो ये है जन्नत महल का क्रूर शासक जो इन अबलाओं की कीमत लगवा रहा है, लेकिन खुद इसकी कीमत क्या होगी ये मैं इसी से पूछूंगा। 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000। कुछ ही देर बाद अचानक रंगशाला की बत्ती गुल हो गई। क्या हुआ? बत्ती कैसे चली गई? अरे हराम खोरो, देखो क्या हुआ। तभी राजा के जबड़े पर एक जोरदार घूंसा पड़ा। टिशुम! अरे बचाओ! कोई आया था, मेरे पैसे ले गया। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। और राजा साहब आपके चेहरे पर निशान कैसा? निशान? ये तो नाक चिन्ह है। आश्चर्य की बात यह थी कि इतना हंगामा होने के बाद भी रंगशाला के बाहर तैनात सिपाही अंदर नहीं आए थे। राजा साहब गरजते बरसते हुए हाथ में रिवॉल्वर थामे खुद ही बाहर आए। देखा कि जो आफत खुद उस पर आई थी वह आफत सिपाहियों पर पहले ही आ चुकी थी। आए, सबके सब गाफिल पड़े हैं और चेहरे पर वैसा ही नाक चिन्ह। वह आगे गया। तूफान यहाँ भी आ चुका है, कौन है ये? तभी एक गुलाम दौड़ता हुआ आया। मालिक, महाबली शाखा आ गया। वह नाक चिन्ह उसी की पहचान है। क्या बकवास है, कौन है ये? दिखाओ कहाँ है। वह नज़र नहीं आता, वह भूत की तरह अदृश्य हो जाता है। दुखियों का साथी है, मुसीबत में फंसे लोगों का मददगार है, अच्छाई का दोस्त है और बुराई का दुश्मन। और वह अब जन्नत महल में खेले जा रहे खूनी खेल को ख़त्म कर देगा, बुराई का नाश कर देगा, हत्यारों को ख़त्म कर देगा। उससे पहले मैं तुझे ख़त्म कर देता हूँ। तू पागल हो गया है, मुझे डराना चाहता है? मैं जन्नत महल का राजा हूँ। कुछ नहीं है, वह सब तेरी बकवास है, ले अब मार। नहीं। तभी एक शक्तिशाली हाथ ने राजा का रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठा दिया। थाए! राजा के हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया गया। तब राजा ने देखा कि वह कौन है। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी चाहिए। गुस्से में राजा ने शाखा पर हमला किया। फिर तो जैसे आफत टूट पड़ी उस पर। टिशुम था, धड़ाक ठाक। और अब तुम सारे बेहोश सिपाहियों की बंदूकें इकट्ठी कर लो और रंगशाला के सारे दरवाजे बाहर से बंद कर दो। ऐसा ही होगा देवता पुत्र। और एक नियंत्रण कक्ष में राजा भारत के गृह मंत्रालय को सूचना दे रहा था। मैं जन्नत महल का राजा घोषित करता हूँ कि जन्नत महल अब भारत के साम्राज्य का ही एक अंग होगा।
कृपया सैन्य मदद भेजी जाए ताकि यहाँ के बिगड़े हालातों पर काबू पाया जा सके। शाबाश। अब बताओ कैसी मौत पसंद है तुम्हें, फांसी, खूनी तालाब या शेर का पिंजरा? तुमने जो कुछ मांगा वो मैंने तुम्हें दे दिया, अब तो मुझे माफ़ करो। लेकिन शाखा के कठोर नियम थे, अपराधी को सज़ा मिलनी ही थी। उस चौराहे पर जहाँ गुलाम बिकते थे, राजा को खड़ा किया गया और 5 कैदियों ने निशाना लगाया, थाए 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 ओ। और अब जन्नत महल की धरती पर मौजूद सभी गुनाहगारों को गिरफ्तार कर लिया गया। तब शाखा ने सेना के साथ आए जनरल को राजभवन की सुरंगों और तहखानों से परिचित करवाया। अंत में सब गुनाहगारों को सजा मिलेगी महाबली, और यहाँ की जनता के अनुरोध पर इस द्वीप का नाम नागपुत्र घोषित किया जाएगा। यहाँ की जनता आपको भगवान मानती है। देवता पुत्र जिंदाबाद। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महाबली शाखा की अगली कॉमिक्स महाबली शाखा का इंसाफ में। तब तक के लिए धन्यवाद।